हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.21 जिसमें हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव करना है। वो हमें एक फोर्स दे देता है। तो ये फोर्स हमारे पास एफ यानी कि एक वेक्टर है बच्चों। फोर्स मीन्स वही बात हो गई। तो इसके देखें 4xy y z और z के लिए मुझे थ्री डायमेंशनल में दी गई, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के और ये जी एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो अभी आपको सारी समझ आ जाएगी बच्चों, काफी इजी है। हमने बस इसका डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर जो इक्वेशंस होती हैं उनको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो हम बिल्कुल ठीक डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसने रेंजेस दी हुई हैं कि एक्स की जो रेंज है बच्चों वो -2 से 4 तक है, वाई की रेंज है -5 से -3 तक। ठीक है, जी की रेंज है 0 से 4 तक। अब पहले तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम की इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। जैसा कि डाइवर्जेंस थ्योरम में इक्वेशन पाई जाती है, मतलब कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम ने कहा था कि क्लोज सरफेस का, ठीक है, उसने जो डाइवर्जेंस थ्योरम ने कहा था क्लोज सरफेस में, उसने कहा था कि जो एफ का डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास किसके साथ बच्चों, अपने सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ में यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, ये चीज़ याद रखना, साथ में यूनिट वेक्टर मेंशन करते हैं क्योंकि एक वेक्टर है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। दैट्स वाई यूनिट वेक्टर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया, विच इज़ इक्वल टू, ये बराबर होता है बच्चों। ये कहा था हमारे अपने क्या भाई हैं, इनका नाम डाइवर्जेंस ने, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी अगर हम फोर्स का यानी कि डेल्टा के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है जी, डेल्टा डॉट एफ अगर हम ये चीज़ लेते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों का रिजल्ट बराबर आना चाहिए। ये डाइवर्जेंस का कहना था। आप इसकी जाके इक्वेशन भी चेक कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ने सेम टू सेम यही इक्वेशन वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस का कहना था। अब हम देखेंगे बच्चों डाइवर्जेंस की ये इक्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होती है कि नहीं। तो बच्चों देखो, ये जो वॉल्यूम वाली है ना, वॉल्यूम वाली पहले मैं करना चाहूँगा क्योंकि वॉल्यूम वाली काफ़ी सिंपल होती है। इसमें मुझे देखो डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट चाहिए पहले एफ के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ हमें चाहिए होती है पहले हम वो चीज़ निकाल लेते होते हैं। तो बच्चों डेल्टा डॉट एफ या पहले भी निकाल चुके हो, मैं पहले राइट हैंड साइड को करने लगा हाथ, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ राइट हैंड साइड। तो देखो मुझे इंटीग्रल के अंदर जो चीज अप्लाई करनी है ना बच्चों, इंटीग्रल के अंदर मतलब जो चीज पुट करनी है मैं पहले उसे निकालने लगूं। डेल्टा डॉट एफ यानी कि डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ। तो बच्चों डेल्टा होता है चेंज का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना फोर्स के साथ। ठीक है, यानी कि फोर्स के हर एक्सिस के साथ। तो देखो एफ के साथ होने लगा। तो देखो बच्चों डेल्टा मींस हर एक एक्सिस। आपको मैं डेल्टा का ना वो फार्मूला याद दिलाता हूँ जो हमने कभी पढ़ा था, आप सबको याद होना चाहिए वैसे, लेकिन जिनको नहीं याद अफसोस। तो वो बच्चों फार्मूला था पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू एक्स ए एक्स, ठीक है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू वाई ए वाई। ठीक है, उसके बाद था पार्शियल डेरिवेटिव z अकॉर्डिंग टू ए जी। सारे यूनिट वेक्टर होते हैं साथ में। तो ये हमारे पास डेल्टा की डेफिनेशन है। तो देखो बच्चों डेल्टा डॉट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना एफ के साथ। तो मैंने जैसा कि बताया ये एक्स का वेक्टर है, यानी कि ये एक्स के अलॉन्ग जो वैल्यू होती है ये वो वेरिएबल फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, ये वाई के फॉर्म में है और ये जी की फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि जी एक्सिस के अलॉन्ग ये, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले बच्चों देखो डेल्टा सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू एक्स, और यहाँ पे हमने लिखना है ए एक्स, यानी कि यूनिट वेक्टर जो एक्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग है। मतलब जो ए एक्स का यही मतलब है, ये यूनिट वेक्टर हमें ये चीज बताता है बच्चों, इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 होती है और इसकी डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमारे वहाँ यहाँ पे जो फोर्स की मतलब कि जोन से भी मतलब कैसी वैल्यू जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी वो यहाँ पे पुट होगी। कौन सी वैल्यू बच्चों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है फोर्स की, ये वाली 4xy। तो यहाँ पे आ जाएगा 4xy। ठीक है, ये चीज याद रखना, यहाँ पे मारना खाना। यहाँ पे अगर आप धोखा खा गए तो मैं कहता हूँ आगे आपका कोई कुछ भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं आपको बचा सकता आगे। फिर उसके बाद देखो बच्चों आगे दूसरा जो था पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू वाई, उसके साथ लिखा हुआ ए वाई, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वहां पे मतलब कि आपको फोर्स यानी जिसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो जो भी उसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेरिएबल है वो आपने पुट करना है। तो इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा है, वाई जी है। यानी बच्चों इसकी इस तरह से मेंशन है, देखें फोर्स के अंदर इस तरह से मेंशन है, पहला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तीसरा जी एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो देखो अब मैं दूसरा पुट करूंगा, वो क्या चीज है, वाई जी। तो इससे हमारा रिप्लेस हो गया बच्चों क्या, यूनिट वेक्टर ए वाई। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू जी। तो यहाँ पे भी जी यानी जो चीज जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी वो हम पुट करेंगे फोर्स की। तो वो बच्चों कौन सी है, जी स्क्वायर है। तो देखें ये जी स्क्वायर यहाँ पे पुट हो गया। ओके, अब आप इनका मतलब कि डेल्टा डॉट एफ फाइंड आउट कर लीजिए, आप ऊपर ये भी लगाएं। ठीक है, तो देखो बच्चों अभी हम बस इसका ये अंदर वाला हिस्सा निकालें, बाद में यहाँ पे पुट करके इसको हल करेंगे। देखिए जरा गौर करें, एक्स के लिहाज से अगर इसका बच्चों मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूँ तो आप सबको पता होना चाहिए जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो सिर्फ उसी को वेरिएबल समझता है जो मतलब जिसके अकॉर्डिंग हो रहा होता है। तो ये एक्स को सिर्फ वेरिएबल समझेगा, 4y को पीछे धकेल देगा। तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और साथ में एक्स। ठीक है, और इधर भी यही होगा, ये y को सिर्फ अपने लिए वेरिएबल समझेगा, z को कांस्टेंट समझेगा, z पीछे चला गया और पार्शियल डेरिवेटिव बच्चों किस चीज का आ गया, y का। ओके हो गया। इसी तरह से हमारे पास आ गया इसका पार्शियल डेरिवेटिव। ये तो बच्चों सीधा सीधा पार्शियल डेरिवेटिव निकलता है, लेकिन मैं पहले ना आपको चले इसका लेके दिखाता हूं। देखिए इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या कहता है बच्चों, यानी कि जब पार्शियल डेरिवेटिव में पावर रूल अप्लाई होता है डेरिवेटिव में, तो पावर पहले पीछे आती है, फिर एक पावर में से कम कर दिया जाता है, फिर जो वेरिएबल होता है उसका बगैर पावर के डेरिवेटिव लिया जाता है। तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आता है 2z है बच्चों। तो वो मैंने एक स्टेप बनाने के लिए ना इस तरह से करके दिखा दिया, यानी पावर रूल कैसे अप्लाई हुआ। क्या हुआ बच्चों, पहले 2 यानी इसकी पावर पहले पीछे आई और फिर इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया गया, यानी कि z की पावर 2 - 1, और फिर उसको बगैर पावर के उसका हमने आगे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। आगे समझ, तो ये चीज हुई है। अब देखें क्या होता है,
ये देखो बच्चों, ये आपस में कट के 1 आ गया, ये भी आपस में कट के 1 आ गया, ये भी आपस में कट के 1 आ गया, यानी कि डेरिवेटिव तो सारी आपस में कट कट आ गए। तो ये 4y निकल आया, ये हमारे पास z निकल आया, और ये कितना निकला है 2z। तो देखो बच्चों, ये दोनों जमा हो जाएंगे और हमारे पास एट द लास्ट आंसर आ रहा है 4y प्लस 3z। ये किस चीज का आंसर है? ये बस इतने से हिस्से का आंसर है। इसको हमने अब उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है, राइट हैंड साइड की इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं उसमें पुट करने लगा हूं। तो जैसा कि आप जानते हो, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मतलब के डेरिवेटिव लिया जा रहा है। जब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया जाए ना, तो बच्चों वॉल्यूम का मतलब होता है 3 एक्सिस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, जैसे हमने आपको समझाया हुआ है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आपको पता है, वॉल्यूम का जो इंटीग्रल होता है उसको 3 इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से बच्चों, देखो ये 3 इंटीग्रल आ जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाला होगा x के अकॉर्डिंग, दूसरे वाला y के अकॉर्डिंग, तीसरे वाला z के अकॉर्डिंग। और उसके बाद बच्चों डेल्टा डॉट f की आप वैल्यू पुट करोगे, जो कि आपके पास आई है, क्या आई है 4y प्लस 3z। और उसके बाद क्या चीज करोगे बच्चों, साथ में dv को रिप्लेस किया जाता है। देखो ये है डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस चीज से चेंज हुआ है? x, y और z। तो चेंज इन x, चेंज इन y, चेंज इन z आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि dv बच्चों रिप्लेस हो जाएगा dx, dy और dz के साथ। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में। स्टार्टिंग में हमने ये स्टडी किया है 2.1 से लेके 2.18 तक जितने न्यूमेरिकल थे सब में ये चीजें हमने देखी हैं कि यहाँ पे बच्चों हुआ क्या है, dv रिप्लेस हुआ है dx, dy, dz के साथ, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया क्या रिप्लेसमेंट हुआ। इंटीग्रल खुल गया हमारा, वो जो वॉल्यूम वाला था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, अब ये इंटीग्रल भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया और ये डेरिवेटिव भी, क्योंकि सेंटर में प्लस आ चुका हुआ है। तो देखो पहले 4y के साथ इंटीग्रल भी मल्टीप्लाई हुआ है और ये डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो गया। तो बच्चों क्या आ गया, देखो जरा 4 एक क्या वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर आप ये चीजें मतलब इससे बचना चाहते हो तो पहले आप इस तरह से कर लो। देखो बच्चों, x, फिर ऐसे इंटीग्रल y, फिर इंटीग्रल z। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होने लगा 4y के साथ, तो 4y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4y आ गया, और साथ में डेरिवेटिव भी 4y से मल्टीप्लाई हो गया, तो डेरिवेटिव भी आ गया dx, dy, dz। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, सेंटर वाला प्लस आया, प्लस आया तो फिर 3z इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव्स दोनों के साथ ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई हुआ, तो ऐसे ही आ गया यहाँ पे भी x, y, यानी कि पहले इंटीग्रल, फिर हमारा मतलब कि जो वेरिएबल इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ जिसका नाम 3z है, और फिर बच्चों डेरिवेटिव्स। अब हम इनकी लिमिट्स बच्चों पुट करेंगे जो हमें दी गई है, x की, y की और z की। तो देखो x की लिमिट हमें दी गई है -2 से 4 तक। ठीक है, तो ये लिमिट पुट हो गई x की। उसके पहले बच्चों आप पता क्या करो, जिस चीज का जहां पे मतलब के लेना देना ना, जहां से रिलेशन रखती है उस तरफ ले जाओ। देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है x के अकॉर्डिंग इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होना चाहिए, और x का अगर वेरिएबल मौजूद है हमारी इक्वेशन में तो उसको भी यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो हमारे पास ये 4 कांस्टेंट टर्म है, इसका तीनों इंटीग्रल में से किसी के साथ रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई आप 4 को शुरू में ही उठा के बाहर फेंक दो। ठीक है, उसके बाद शुरू में हमें चाहिए x इंटीग्रल की लिमिट्स। x इंटीग्रल की लिमिट्स थी बच्चों -2 से 4 तक, तो ये इसकी लोअर लिमिट -2 और फाइनल लिमिट 4। ठीक है, और x का देखें बच्चों वेरिएबल मौजूद नहीं है इक्वेशन में, लेकिन डेरिवेटिव मौजूद है, तो dx को आपने शुरू में ले आना है। आई समझ में बात, ये असल में काम होता है। उसके बाद y लिमिट आती है, तो देखो मुझे y का वेरिएबल प्लस y का डेरिवेटिव ढूंढना है, तो y का वेरिएबल देखें सिर्फ y रह गया हुआ है, वेरिएबल मौजूद है इसमें, और साथ में dy आ जाएगा। अभी कुछ बच्चे बोलने वाले हैं सर 4 किधर गया, 4 तो यार बाहर फेंक दिया हुआ है, कहां भूल गए वो, कहां चले गए वो। y की लिमिट्स आपने अब यहां पे मेंशन करनी है। देखें ये y की रेंज है -5 से -3, -5 टू -3। ओके बच्चों, उसके बाद तीसरा भी काम रहता है, तीसरी ये इंटीग्रल अभी रहती है, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, z वाले के साथ, क्योंकि ये z की इंटीग्रल है, तो z वाला इसके साथ जगह आएगा, dz आ जाएगा। देखें क्योंकि dz सिर्फ इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, इसका वेरिएबल z के अकॉर्डिंग कोई मौजूद नहीं है। दैट्स वाई ये इसकी बच्चों एक कंडीशन बन गई, और z के साथ में लिमिट्स पुट कर दें जो कि 0 से लेकर 4 तक इसकी रेंज है z अपने की। देखें उसके बाद अब इस तरफ आ जाओ बच्चों, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना, मतलब कि 1 बाय 1 सबको अरेंज करना है। देखें 3 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के बाहर शुरू में ले आओ, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं होगा इंटीग्रल्स के साथ। अब पहले x वाला इंटीग्रल है, तो देखो बच्चों x वाला डेरिवेटिव और उसका कोई वेरिएबल इक्वेशन में अगर मौजूद है तो उसको लेके आना है। ये देखें x का कोई वेरिएबल तो मौजूद नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव है, तो लिहाजा इसको dx को मैं शुरू में ले आया, और x की अब लिमिट्स भी लगानी है। x की लिमिट्स है -2 से 4, ये हमने देखे ऊपर रेंज देखी है अभी। इसी तरह से बच्चों अब y को भी देख लो, y का कोई यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव मौजूद है, तो dy हम यहाँ पे ले आए, और फिर y की हमने क्या लगाई, लिमिट्स लगाई। ये सेकंड जो इंटीग्रल था, तो इसकी क्या लिमिट्स है बच्चों, -5 टू -3। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास आता है तीसरा z का, तो z का यहाँ पे वेरिएबल मौजूद था जो कि z था, और ये ना करना कि अब 3z लिख देना, 3 हमने बाहर फेंक दिया हुआ है, तो सिर्फ z रह गया हुआ है, और साथ में उसका डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि dz है, और लिमिट्स आ जाएंगे। लिमिट्स बच्चों क्या है, z की 0 से 4 तक। अब आप इसको सॉल्व करें, देखें कितना आसान हो गया, आपने स्टेप बाय स्टेप समझा ना, तो आप इसकी राइट हैंड साइड को काफी हद तक हल करने के करीब पहुंच गया। देखो बच्चों जब मतलब कि डायरेक्ट इंटीग्रल और डेरिवेटिव होना, मतलब कि सेंटर में कोई वेरिएबल ना हो, तो ये ऐसे ही आप इसमें कट जाते होते हैं, इतना तो आप जानती हैं मैथ को, यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऐसे वर्क कर जाते हैं जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और सिर्फ x रह जाता है, मतलब कि वेरिएबल रह गया होता है। तो देखो ये 4 आ गया, और आगे आ गया बच्चों, देखें x निकल आया हमारे पास, क्योंकि d और ये आपस में काट गए, और x के साथ उसकी लिमिट्स आ जाएंगी। लिमिट्स क्या है बच्चों, -2 से 4 तक। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूं। आगे नेक्स्ट बच्चों देखो y के साथ क्या होता है, देखो
y के ऊपर लगने वाला पावर रूल, क्योंकि y इसके साथ एक वेरिएबल है ना डेरिवेटिव के साथ, तो देखो y के ऊपर पावर रूल लगेगा, क्योंकि y का अगर बच्चों हम इसकी पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव लें तो 1 होता है, तो उसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है। और इंटीग्रल कहता है जब किसी वेरिएबल का साथ में उसके इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसके ऊपर पावर रूल लग जाता है, यानी कि उसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाता है और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। देखो बच्चों y की पावर थी 1, उस पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो होगा बटे में 2, ठीक है, यानी कि 1 + 1 वो 2 ही बन जाना, बटे से डिवाइड कर दिया गया, और साथ में लिमिट्स आ गई तो -5 से -3 तक है, ठीक है बच्चों। मजीद आगे बढ़ो। अब यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही हुआ, एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, ये डी और ये आपस में कट गए क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, डेट्स वाई यहाँ पे भी वही आ गया जी, और साथ में इसकी लिमिट्स आ गई 0 से 4। ओके हो गया बच्चों, ये आपने डन कर लिया फर्स्ट वाले को। अब इस साइड पे आ जाओ, +3 × अब यहाँ पे बच्चों वही काम है, मतलब कि बार बार वायरस एंटीवायरस वाली कहानी आ रही है। ये डी इससे कैंसिल और एक्स रह गया, एक्स के साथ लिमिट्स आ गई, ठीक है, -2 से 4। और उसके बाद देखो बच्चों फिर क्या आया, फिर वाई की कहानी आई, ये भी ऐसे ही है, वायरस और एंटीवायरस कट गए तो यहाँ पे आ गया सिर्फ वाई और साथ में लिमिट्स आ गई -5 से 3। लेकिन जो लास्ट वाला वहाँ पे थोड़ी कहानी चेंज है। देखो बच्चों लास्ट वाले में क्या, फिर से पावर रूल आ गया जी में, क्योंकि देखो बच्चों जी एक ऐसा वेरिएबल, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ जी के अकॉर्डिंग तो ये क्या होगा, डीजी ओवर डीजी 1 आ जाएगा, तो इसका साथ में इसका मतलब डेरिवेटिव मौजूद है, जैसे y का वहां पे मौजूद था, तो इसके ऊपर भी पावर रूल बच्चों अप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर में एक प्लस किया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा, जो कि आपको पता 1 + 1 2 बन जानी है। तो इसकी लिमिट साथ में लिख दो, क्या है बच्चों 0 से 4। अब हम इसको जरा ना सीधा साधा करते हैं, क्वेश्चन को देखें। ये बच्चों 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के बाहर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, 4/2, क्योंकि बटे में थी ना इस वजह से बाहर भी बटे में ही आएगी। अब अंदर लिमिट्स पुट होगी, देखिए आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला होता है, तो पहले अपर लिमिट पुट हुई x की जगह, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है बच्चों -2, ये आ गई। इस तरह से पुट होती हैं लिमिट्स। इसके बाद यहाँ पे भी यही, यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर रहेगा, बटे वाला 2 हम बाहर ले गए हैं। वाई स्क्वायर में अपर और माइनस लोअर लिमिट पुट होनी है। पहले अपर लिमिट बच्चों देखो -3, वाई की जगह -3 पुट हुआ और उसका स्क्वायर था तो लिहाजा -3 का स्क्वायर आ गया माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करनी है जो कि -5 है, लोअर लिमिट पुट हुई और वाई का स्क्वायर था लिहाजा इसका भी स्क्वायर आएगा लिमिट का, तो ये आ गया। उसके बाद देखो बच्चों अब जी एक्सिस आता है, तो देखो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा जो कि सीधा साधा 4 - 0। ओके, ये तो डन हो गया। आप इस साइड पे आए, देखें ये बच्चों 3 है और वो ये बटे वाला 2 भी मैं शुरू में ले आता हूँ, ठीक है, समझ में आ गई ना। ये जी के जो बटे में 2 है ना, इसको भी मैं बाहर ले आऊँ जैसे वहां पे किया था। तो अब इसके अंदर देखें हम क्या करते हैं, देखें अपर लिमिट यहाँ पे भी x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट बच्चों जब पुट करेंगे तो देखो माइनस इंटू -2 आ जाएगा। उसके बाद y के अंदर भी यही कहानी है यहाँ पे कि पहले अपर लिमिट जो कि -3 है माइनस लोअर लिमिट जो कि बच्चों -5 है, ठीक है, यानी कि माइनस इंटू -5 आ गया। और लास्ट में आपको ये स्टेप नजर नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं करने लगा, ठीक है। अब जी का स्क्वायर है बच्चों, जी का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होना, तो जी की जो अपर लिमिट है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 का स्क्वायर आ जाएगा। और बटे वाले 2 की टेंशन नहीं लेनी, वो 2 आपको पता है मैं पहले बाहर ले चुका हूँ, यहाँ पे ले गया हूँ। तो आप देखो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आता है, ये सारा आप कैलकुलेटर पे वैसे कर सकते हो, मैं आपको आंसर बच्चों निकाल के बताता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। तो ले तो बच्चों ये देखें आपके सामने ही मैंने ये निकाला है, इसका आया -768 ये ओवरऑल इसको निकाल के, ठीक है, और उनको जब मल्टीप्लाई किया आप इसमें तो आया +288, तो वो प्लस में आया, ये माइनस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर आ गया -480, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आया है आंसर राइट हैंड साइड का। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड हल करनी है बच्चों, जो कि है फोर्स का बच्चों इंटेग्रल सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लिहाजा सबसे पहले आपको F.n हर पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, तो लिहाजा वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। आंसर तो हमें पता चल गया, राइट हैंड साइड का है 480, ठीक है, दूसरी का भी -480 आना चाहिए, फिर ही हम मतलब कि हमारा क्वेश्चन ठीक साबित होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे चले कर लेते हैं, एक स्टेप कर लेते हैं। देखो बच्चों देखो हमारे पास जो फार्मूला, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। ये आपके पास बच्चों इंटेग्रल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मतलब फार्मूला वो ये है, सरफेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है जी, और ये है F.ds और साथ में n, यूनिट वेक्टर है बच्चों n, असल चीज n है, मैं आपको समझाता हूँ। n है ना, n को आप शुरू में ले आओ, f का यानी कि डॉट प्रोडक्ट n के साथ पहले, ठीक है, फिर साथ में आप ds लिखो, ठीक है। असल चीज ये है जो आपको समझ में नहीं आती यहाँ पे बच्चे इस पॉइंट पे मार खाते हैं। जो यूनिट वेक्टर है उसको बाद में नहीं लिखना चाहिए, पहले लिखना चाहिए। अब बच्चों बात आती है, आपके पास पता क्या है, हर एक पॉइंट की दो वैल्यूज हैं, x की 2 वैल्यू है, y की 2 वैल्यू है, z की 2 वैल्यू है। तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं, जब आपका यानी कि x या x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस उनकी जो लिमिट है, यानी कि लिमिट मींस उनकी वैल्यू अगर नेगेटिव में होगी तो आपका यूनिट वेक्टर भी एज अ नेगेटिव वर्क करेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर मतलब कि -n पुट किया जाएगा और यूनिट वेक्टर की बच्चों आपको पता है जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो लिहाजा जब -n पुट करेंगे तो -1 होगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। मैं आपको समझा देता हूं, टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो बच्चों पहले मैं F.n निकाल लूंगा, किसके लिए, अभी हम बात करने लगे हैं दो चीजों पे। फर्स्ट जब x1 बच्चों आपने दो वैल्यूज रख लेनी है, ठीक है, जो फर्स्ट जहां से रेंज शुरू हो रही है उसकी रेंज को वैल्यू दो x1 के नाम से और दूसरी को दो x2 के नाम से, ठीक है, दूसरी हम निकालेंगे x2 के नाम पे। तो देखो x1 है हमारा -2 और x2 है हमारा 4, ये मैं आपको दिखाई भी देता हूं, उसने लिखा हुआ था कि -2 रेंजेस फ्रॉम -2 to 4, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू उसकी -2 आ गई और दूसरी 4। इसके लिए पहले हम बच्चों दोनों के लिए F.n निकालेंगे, फिर हम इंटीग्रल अप्लाई करके इनके लिए निकालेंगे वैल्यू x1 के लिए और x2 के लिए। देखो पहले मैं F.n निकालने लगा हूं, तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको समझाया कि जब आपके x की वैल्यू माइनस की रेंज में होगी
होगी ना, यानी कि माइनस फॉर्म में होगी, तो आपका जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव साइड पे होती है। नेगेटिव साइड पे उसकी डायरेक्शन शो करवाने के लिए हमें साथ में माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ऐसे आ जाएगा विच इज इक्वल टू। अब बच्चों जरा मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, असल में एन होता क्या है बच्चों, ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर में वैल्यूज इस तरह से, मतलब हर एक चीज वेक्टर में ऐसी वैल्यूज मेंशन होंगी, पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू, फिर जी की वैल्यू। तो यूनिट वेक्टर है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, मतलब देखिए मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू पुट किया और वो माइनस में थी, दैट्स वाई ये यूनिट वेक्टर भी माइनस में चला गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी कोई ना कोई, बाकी सारी वैल्यूज जीरो होंगी। तो देखें जरा होगा क्या, आपने पता क्या करना है बच्चों, आपने पहले एफ की वैल्यू पुट करनी है। देखें एफ की क्या इक्वेशन है हमारे पास, 4xy फिर कामा y z फिर कामा z स्केयर, इसका डॉट प्रोडक्ट था, ये हम आगे कर लेंगे, ये यहाँ पे जगह नहीं बनेगी। इसका डॉट प्रोडक्ट बच्चों किसके साथ, देखें माइनस एन, यानी कि माइनस यूनिट वेक्टर है, तो x को बस वैल्यू मिलेगी क्योंकि हम x एक्सिस के अलॉन्ग अभी चल रहे हैं, तो लिहाजा सिर्फ x को वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू होगी 1 जो कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू है, लेकिन माइनस होने की वजह से ये हो जाएगी -1, ठीक है। और y एक्सिस और z एक्सिस दोनों जीरो है, ठीक हो गया बच्चों, क्योंकि हम सिर्फ अभी x एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसे आपने ये इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, बाद में इसको उठा के फार्मूले में पुट करना है। तो देखो अब ये -1 जब इससे जरब होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -4xy, -4xy। x की जगह बच्चों आपने वैल्यू पुट कर देनी है। देखें -4xy आया, -4x की क्या वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास -2, ये मैंने -2 पुट किया और साथ में y आ गया, तो ये कितना बन रहा है, 4 2 बार 8, यानी कि ये +8y आ गया, ठीक है। अब हम इसको इंटेग्रल में पुट करते हैं, तो देखें इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। ये आप ना बच्चों इसको मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम नेक्स्ट पॉइंट पे ही करेंगे, यहाँ पे इस पेज पे नहीं होने वाला ये। ओवरऑल तो ये भी नहीं हुआ जो हमने अभी स्टार्ट किया, लेकिन अच्छी बात है, थोड़ा सा तो हल हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बच्चों हमने क्या करना है, 8y आपके लिए इक्वेशन फॉर्म में आ गया, एफ डॉट, यानी कि यहाँ पे जो आपने पुट करना था ना x1 के लिए, वो आपका 8y है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद वेरिएबल बनाते हो। अब मैं इस रजिस्टर को खोलना चाहूँगा यहाँ से, ताकि बच्चों मुझे प्रीवियस वाला पेज भी नजर आता रहे और न्यू वाले पेज पे भी हम वैल्यूज लिखते रहें, ठीक है। तो देखो ये मैं लिखने लगा, फार्मूला था बच्चों हमारे पास क्या, ये x1 के लिए अभी तक हम काम कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। फार्मूला था हमारे पास है इंटेग्रल क्लोज सरफेस, ठीक है, एफ डॉट एन। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफ डॉट एन फार्मूला था, लेकिन ओवरऑल मतलब कि वो एक बेसिक फार्मूला था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं x1 की, तो x1 की वैल्यू है -2, ये मैं यहाँ पे भी मेंशन किए देता हूँ। x1 की वैल्यू थी -2, दैट्स वाई इसका जो यूनिट वेक्टर था वो माइनस में पुट हुआ, ठीक है। ये आपने वहाँ पे मेंशन करनी है चीज़, अदरवाइज आपका ये मतलब कि स्टेप नहीं ठीक समझा जाएगा। इस तरह से आपने मेंशन करना है और साथ में ds, ठीक है, ये आपने लिख देना है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो x1 की आई है। बच्चों देखें इंटेग्रल है सरफेस के अकॉर्डिंग, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का इंटेग्रल होता है ना, उसका मतलब होता है जो दो एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रहा हो। तो बच्चों अगर आप x एक्सिस, ये चीज़ याद रखना, अगर आपने x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हो ना, जिस एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे होगे उसके मुतवाजी जो दो एक्सिस होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट होगा आपका चेंज, ठीक है। यानी मैं आपको बताता हूं, देखो ये डबल इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे थे ना, तो यहां पे पता किसकी लिमिट आएगी, वाई की और जी की। तो बच्चों समझ में आया कि यानी कि इंटीग्रल वो दो आएंगे जो आप मतलब जिस एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हो उसके मुतवाजी आएंगे। जैसे कि हमने मतलब ये चीज़ स्टडी भी की हुई है कि जब सरफेस चार्ज होता है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग हम सरफेस एरिया निकाल रहे होते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके मतलब कि जो बाकी दो एक्सिस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रल और डेरिवेटिव पुट करते हैं, ठीक है। मतलब अब बच्चों देखो मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस चाह रहा हूँ, तो इसमें डी एस हमारे पास पता क्या होगा, डी एस हमारे पास इक्वल होगा डी वाई और डी जी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वाई और डेरिवेटिव ऑफ जी, बाकी दो एक्सिस के जो डेरिवेटिव होंगे उनके इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इस चीज़ से आपने धोखा नहीं खाना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यानी कि जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप फाइंड आउट कर रहे होगे उसके मुतवाजी एक्सिस के इंटीग्रल लेने हैं और मुतवाजी एक्सिस के डेरिवेटिव पुट करने हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब हम ये इक्वेशन बच्चों पुट करेंगे। अभी हमने फाइंड आउट किया एफ डॉट -n x1 के लिए, जो कि हमारे पास कितना है 8y, ठीक है। ये पुट करना है आपने और साथ में आ गया डी वाई डी जी, ठीक हो गया। अब वैल्यूज आपने पुट करनी है। देखें बच्चों 8 एक कांस्टेंट टर्म है, वैसे ही करना है जैसे हमने अभी प्रीवियस में किया वॉल्यूम के लिए, मतलब एक साइड जो हमने राइट हैंड साइड हल किया ना, उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना है। देखें 8 शुरू में निकल गया, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म है, और बाद में आगे y की जो लिमिट्स हैं, y की लिमिट्स थी बच्चों -5 से -3 तक, वही लिमिट्स है जो शुरू में उसने रेंजेस दी हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और ये आगे y का वेरिएबल आ गया, क्योंकि y का वेरिएबल मौजूद है और साथ में डेरिवेटिव भी आ जाएगा उसके इंटीग्रल के साथ, तो ये y का वेरिएबल आ गया और साथ में इंटीग्रल आ गया। इसी तरह से आगे z का इंटीग्रल है, तो पहले z की लिमिट्स जो कि 0 से 4 दी गई है, और उसके बाद इसका वेरिएबल बच्चों देखो नहीं है इक्वेशन में, लेकिन इसका डेरिवेटिव है डी जी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो फिर हम x2 की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये 8 बच्चों एज इट एज है। देखो यहाँ पे y के ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल, जैसे वहां पे पहले लगा था कि y एक वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव ले तो 1 होता है, लिहाजा इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसके ऊपर इंटीग्रल का पावर रूल लगेगा। पावर रूल कहता है कि इसकी वैल्यू में एक प्लस कर दिया जाए, उसी यानी कि पावर से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा बच्चों y की पावर 1 + 1, और बटे में आ जाएगा वही पावर 1 + 1, और साथ में आ जाएंगे लिमिट्स। लिमिट्स क्या बच्चों -5 से -3 तक, ठीक है। तो ये आ गया एक, और एक तरफा ये आ गया। देखो बच्चों यहाँ पे आ गया डी
और इंटेग्रल कट गया क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो डेरिवेटिव और इंटेग्रल वायरस और एंटीवायरस की कहानी में खत्म हो गया और जी रह गया, ठीक है, सिर्फ जी और साथ में उसकी लिमिट्स आ गई जो कि 0 से 4 है, ठीक है बच्चों। अब कुछ उस्ताद बच्चों मेरे इस तरीके को गलत करार देते हैं कि डेरिवेटिव और इंटेग्रल में वायरस और एंटीवायरस वाली कहानी नहीं होती, लेकिन बच्चों मैं आपके लिए ना कोशिश करता हूँ एक ईजी से ईजी वे लाऊं, क्योंकि मुझे भी इसी तरह से समझाया गया है बच्चों। तरीका ये डिपेंड नहीं करता कि आप मतलब कि किस तरह से समझा रहे हो, असल चीज़ ये डिपेंड करती है बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो बच्चों ये बटे में 2 आ रहा है ना, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं होनी है, एक कांस्टेंट चीज़ है, इसको मैं बाहर फेंक लूंगा, ठीक है। 8/2 आ गया, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। 8/2 आ गया और अंदर देखो y का स्क्वायर था, मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट करूंगा ना, देखो y का स्क्वायर है तो पहले अपर लिमिट पुट हुई -3 का स्क्वायर, फिर सेंटर में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट होगी यानी कि -5 का स्क्वायर, y की जगह बस वैल्यूज पुट हो गई, ठीक है। y का स्क्वायर था तो वैल्यूज का भी स्क्वायर आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला। और जी में भी बच्चों यही कहानी, अपर लिमिट 4 है माइनस लोअर लिमिट 0 है, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू वैसे ही 1 है, यानी कि जी की मतलब बच्चों क्या नाम है पावर। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कहाँ पे गया अपना कैलकुलेटर। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है -256, ठीक है जी, -256। तो ये x1 तो सॉल्व हो गया, अब x2 रखेंगे, ठीक है। तो x2 बच्चों हमारे पास कितना था आप सबको पता है, x2 हमारे पास था अपने पास x2 की रेंज है 4, x2 हमारे पास 4 है। अब हमने 4 पुट करके सॉल्व करना है, देखो बच्चों x2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो x2 अगर 4 है, अब ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसमें अपने पास f.n होगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में यूनिट वेक्टर भी पॉजिटिव होता है, जब x की वैल्यू बच्चों प्लस में होगी तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी प्लस में लिखी जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे f.n, समझ में आई मेरी बात, ये चीज याद रखना, ये आपने पहले ही फाइंड आउट करके रखना है फार्मूले के लिए हर एक वैल्यू पे। तो देखो पहले मैं f.n बच्चों निकालने लगा हूं, तो f हमारे पास कितना है, f हमारे पास है 4xy, वैसे ही बच्चों जैसे वैल्यूज थी आगे 4xy, फिर yz, फिर है अपने पास z स्क्वायर, और इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ है, अपने n के साथ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में बच्चों क्या आएगा, जिस एक्सिस के अलॉन्ग चाह रहे हो सिर्फ उसी के ऊपर वैल्यू 1 होगी, और वो वैल्यूज ऐसे लिखी जाती हैं x, y और z। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी जाएगी, ठीक है, x की जगह बस 1 रखा जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस के अलॉन्ग चाह रहा है तो इसकी बस x एक्सिस में मैग्नीट्यूड 1 होगी अपने यूनिट वेक्टर की, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया, देखो आमने सामने वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 4xy, ठीक है, 4xy आ जाएगा, 4xy विच इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर दो जो कि आपके पास 4 है, देखो 4 × 4 साथ में y, तो ये आ गया 16y। तो बच्चों देखो मुझे असल में ना इसको हल करके दिखाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पता क्यों, क्योंकि देखो वो था 8y, ये उसका डबल आया, बस 2 से मतलब कि मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ है। मैं आपको असल में ना इसका मतलब समझा देता हूँ, मुझे पता है अक्सर बच्चों ने यहाँ पे ना क्या होना है, क्या है कि उनको समझ नहीं आनी, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जरा गौर करो, x1 की जब हमने वैल्यू पुट की थी हमें मिला था 8y, हमने x2 की वैल्यू पुट की है तो हमें मिली है वैल्यू 16y, यानी कि उससे मिलती जुलती है, बस क्या फर्क है इसमें से अगर हम 2 कॉमन रख लें, ऐसे 2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर आ रहा बच्चों 8y, यानी वेरिएबल वही। अभी मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ, देखिए आपने इस फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, आपने इस फॉर्म में क्यों लिखना है अभी आपको समझ में आएगी। अभी हम इसको जब बच्चों दोबारा से वही फार्मूला पुट करेंगे, यानी कि इसी फार्मूले में बार बार वैल्यूज पुट करनी है ना हर एक के लिए, तो देखो मैं पुट करने लगा, देखो इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू सरफेस, साथ में अंदर वैल्यूज आ गई f.n। अब ये पॉजिटिव में क्यों लिखा गया यूनिट वेक्टर अपना, क्योंकि बच्चों हमारा एक्सिस की वैल्यू प्लस में थी तो साथ में आ गया ds। अब जरा गौर कीजिएगा, इंटेग्रल है सरफेस के अकॉर्डिंग, लेकिन हम जा रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो लिहाजा हमारे पास कौन से दो डेरिवेटिव होंगे, y और z का, तो लिहाजा उसकी लिमिट्स भी यानी कि इंटेग्रल भी ऐसे ही आएंगे, पहले y का इंटेग्रल, फिर z के अकॉर्डिंग इंटेग्रल आएगा, और फिर आगे बच्चों पुट होगा f.n की जो वैल्यू आई है आपके पास जो कि है 2 8y। देखो बच्चों 2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको अगर मैं शुरू में ले जाऊं तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता, ठीक है, और अंदर आ गया देखो 8y, और साथ में बच्चों कौन से दो डेरिवेटिव आएंगे, यानी कि ds। अगर हम x के अकॉर्डिंग चाह रहे हैं तो लिहाजा हमें दूसरे दो डेरिवेटिव पुट करने होंगे, जैसे वहां पे हमने किया था dy और dz आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और देखें यही टर्म आगे हमने सॉल्व की है, यही सारा फार्मूला था, देखो ये आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो, ये सारा फार्मूला था जिसे हमने यहां तक सॉल्व किया और आंसर आया -256। बस इसमें देखें 2 का चेंज है, यानी कि इसमें बस 2 का इजाफा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप यहां पे बच्चों वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 को बाहर ही रखो, अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये सारा आपने पहले सॉल्व कर चुके हो। देख आप बच्चों ये सॉल्व करके देख भी लीजिएगा, या भी आप वो लिमिट्स रख के देख लीजिएगा, सारा आपके पास आंसर वही आना है, तो -256, ठीक है। इसमें आपको यही हेल्प मिलेगी, आप एक को सॉल्व करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली सॉल्व मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपको हर एक में देखने को मिलेगी, y में भी z में भी। तो ये आ जाता है -512। अब बच्चों आ जाओ तीसरी चीज में तीसरी में हम y1 पे बात करेंगे। y1 में हमें बच्चों कितना दिया गया, -5, y1 की रेंज है बच्चों -5 से -3 तक, ये देखें ये लिखी हुई है, तो लिहाजा अब हम y1 के अकॉर्डिंग f.n पहले निकालेंगे। देखो बच्चों हमें f.n नहीं अब चाहिए होगा, हमें f.-n चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि अब यूनिट वेक्टर देखो, अब ये जो y की डायरेक्शन है माइनस एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि -y एक्सिस है, तो दैट्स वाई यूनिट वेक्टर इसका -n होने वाला है, तो लिहाजा हम इसको निकालते हैं। देखो बच्चों क्या आएगा, पहले f की क्या वैल्यूज है 4xy, yz, फिर z स्क्वायर, ठीक है,
और उसके बाद बच्चों इसका डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर जाएंगे, यहाँ पे आप वो एक्स एक्सिस को 1 रख देंगे फिर से, नहीं यार अब हम वाई एक्सिस पे आ गए हैं। तो वैल्यूज कैसे होती हैं यूनिट वेक्टर की, पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू, फिर जी की वैल्यू। ये बच्चों यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये यूनिट वेक्टर जा रहा है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो सिर्फ वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 होनी है, बाकी सब की वैल्यू 0 होनी है, लेकिन उस वाई की वैल्यू -1 होनी है क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 -1 और ये 0। देखो डॉट प्रोडक्ट में आमने सामने वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसका क्या रिजल्टेंट आपको मिल रहा है, देखो ये भी 0 हो गई, ये जी स्क्वायर भी 0 हो गया, ये सिर्फ आ गया -yz। तो देखो बच्चों -yz आ गया, y की आपको वैल्यू पता -5, तो देखो यहाँ पे जब -5 पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू -5 साथ में ये z, तो देखो ये आ गया 5z। अब आप इसको हल करो, ठीक है। मेरा दिल है बच्चों मैं क्या करता हूँ y2 को भी अभी या चले y2 को बाद में करते हैं, y2 को बाद में निकालेंगे, अभी आप निकालो इसको मुकम्मल तौर पे। अब इंटेग्रल अप्लाई कर दो, इंटेग्रल सरफेस f डॉट माइनस एन, नहीं बच्चों आपको पता लिखा जाएगा क्यों, क्योंकि हमारे पास ये माइनस की डायरेक्शन में था, ठीक है, साथ में ds विच इज इक्वल टू, देखो डबल इंटेग्रल आएगा, लेकिन इस दफा क्या होगा बच्चों आप सब जानते हो, डबल इंटेग्रल आया, ठीक है। इस दफा हमारे पास कौन सा एक्सिस होगा, देखो बच्चों अब हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, y एक्सिस के अकॉर्डिंग हम सरफेस चार्ज निकालना चाह रहे हैं। तो सरफेस चार्ज कहता है जब आप अलोंग y एक्सिस निकालना चाहो तो आपको दूसरे 2 डेरिवेटिव और दूसरी 2 लिमिट्स रखनी है। y बीच में से निकल गया, पीछे 2 कौन से रह गए, x और z। तो बच्चों x का इंटेग्रल आएगा और z का इंटेग्रल आएगा, और इसी तरह से इन्हीं 2 के डेरिवेटिव्स भी आएंगे, dx और dz। आई बात समझ में, ये चीज है। और यहाँ पे आपने f डॉट माइनस एन का जो आपका रिजल्ट आया वो पुट करना, क्या आया बच्चों 5z आया, तो यहाँ पे ये पुट हो गया, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 5x कांस्टेंट टर्म है, ये शुरू में निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद x का बच्चों इंटीग्रल है, x की लिमिट्स पुट करो, x की लिमिट्स बच्चों क्या है, x की वैल्यू -2 से शुरू होती है और ये 4 तक जाती है, तो ये इसकी लिमिट्स आ गई -2 से 4। अब ये इसका इंटीग्रल तो आ गया, साथ में इसका वेरिएबल और डेरिवेटिव लिखना है। वेरिएबल तो देखें x का कोई है ही नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव है, तो सिर्फ डेरिवेटिव लिख देंगे। और उसके बाद आएगा z का, देखो z का इंटीग्रल, z की लिमिट्स पहले पुट करो जो कि 0 से 4 है, ठीक है, 0 से 4 है z की लिमिट, ओके। अब देखो बच्चों z का आपने वेरिएबल लिखना और इंटीग्रल लिखना, वेरिएबल मौजूद है z का, तो ये z का वेरिएबल आ गया और साथ में उसका डेरिवेटिव आ गया जो कि dz है, ओके हो गया। अब आप इसको मतलब कि सॉल्व करें। तो बच्चों आप सब जानते हो इसके ऊपर पावर रूल लगना है, मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ, अब मैं फिर से नहीं बताऊंगा। देखो जैसे y के ऊपर वहाँ पे पावर रूल लगाया था ना, ये अपने पास था y कहाँ, यहीं पे हल किया ना, ये देखें ये यहाँ पे था y dy, तो यहाँ पे इसके ऊपर पावर रूल लगा था क्योंकि y के साथ उसका वेरिएबल मतलब उसका क्या नाम था, डेरिवेटिव मौजूद था 1, तो लिहाजा उसके ऊपर पावर रूल लग गया, उसकी पावर में एक प्लस कर दिया गया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे बच्चों देखो बस y की जगह z dz आ गया, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, यानी कि इसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा 5, और यहाँ पे पता है आपको वायरस और एंटीवायरस वाली कहानी यानी काट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो बच्चों इस तरह से x और साथ में इसकी रेंजेस -2 से लेके 4, और उसके बाद साथ में आ जाएगा z के ऊपर पावर रूल लगा होगा। तो पावर रूल में क्या होता है बच्चों, पावर में एक प्लस कर दिया जाता है और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है जो कि 2 बनती है, और साथ में इसकी रेंजेस आ जाएंगी जो कि 0 से 4 है। लिहाजा आप इसको हल करते हैं नेक्स्ट नीचे। तो देखो बच्चों 5 के बटे में हम 2 लेके जा सकते हैं ना, ये जो 2 है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर निकालने कोई फर्क नहीं पड़ता, 5/2 आ गया, ठीक है। और अंदर अब x की जगह देखो हम मतलब कि वो लिमिट्स पुट करने लगे हैं। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला होता है, तो अपर लिमिट 4 है माइनस लोअर लिमिट बच्चों कितनी है आपके पास, लोअर लिमिट है हमारे पास -2, तो इंटू -2 पुट हो गया, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जब हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे बात आती है जी स्क्वायर की। जी स्क्वायर में भी ऐसी लिमिट्स पुट होंगी, पहले अपर लिमिट जो कि 4 का स्क्वायर है माइनस लोअर लिमिट जो कि 0 का स्क्वायर, और बटे वाला 2 मैंने आपको बताया बाहर ले गया हूँ मैं। तो ये देखो बच्चों ये बन रहा है 4 जमा 2 6, 6 ज़रबे 16 96, और साथ में फिर हम ज़रब देते हैं, रुक जाए, 16 ज़रबे 6 ज़रबे 5/2, तो ये बच्चों 240 आ गया, ठीक है, ये आपका 240 आ गया। तो देखें y1 आपने निकाल लिया, अब इसी तरह से y2 निकालो, चौथी y2। आपको बताता हूं बच्चों ये सारी वैल्यूज आपने निकालने के बाद इन सबको जमा कर देना है। तो जमा करने के बाद अगर आपका आंसर वो जो दूसरी आपने राइट हैंड साइड निकाली हुई है उसके बराबर आ गया, फिर आपका बिल्कुल आपने ठीक एग्जैक्ट सही फाइंड आउट किया। अगर कोई मतलब कि कमी बेशी हुई तो आपने फिर गलत कहीं ना कहीं गलती कर दिया। y2 की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास है -3। तो अब आपने क्या करना है, देखो बच्चों ये एक्सिस भी हमारे पास क्या है, माइनस की डायरेक्शन में है, मतलब ये भी माइनस की फॉर्म में है, तो लिहाजा माइनस ही हमारे पास अब यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर माइनस में ही पुट किया जाएगा, इतना तो आप समझ गए होगे, ठीक है। तो लिहाजा इसमें भी आ गया अपने पास क्या, देखो बच्चों f डॉट माइनस एन, यानी यूनिट वेक्टर माइनस में पुट करना है क्योंकि यहाँ पे भी y की रेंज माइनस में अभी, ठीक है। ये मिसाल इसीलिए मैंने आपके लिए ली थी। तो इज इक्वल टू देखो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, देखो f के पहले हम वैल्यूज लिखेंगे 4xy, ठीक है, फिर yz, फिर z स्क्वायर। तो लिहाजा जरा गौर करें, ये f का वेक्टर मैंने पुट कर दिया और साथ में डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, -n के साथ, एक यूनिट वेक्टर के साथ, लेकिन किस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो सिर्फ y को वैल्यू देगा 0, लेकिन y एक्सिस अभी भी बच्चों माइनस में, तो लिहाजा -1 पुट होगा y की जगह, ठीक है, जैसे वहां पे मैंने वो पुट करके बताया था, और z की जगह भी 0। तो देखो ये क्या मिल रहा है बच्चों हमें इनको मल्टीप्लाई करवाए तो ये भी हमें -yz मिल रहा है, देखो -yz, ठीक है, ये भी हमें -yz दे रहा है। y की जगह हम जब वैल्यू पुट करेंगे, देखो बच्चों y की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे, ये जो अपना y है,
y की जगह जब मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस इंटू -3 साथ में z, तो ये 3z आ रहा है। बच्चों जरा गौर कीजिएगा, वहां पे इसमें और उसमें क्या फर्क है, वहां पे सिर्फ 5 है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो इन दोनों का रिजल्ट आप निकाल सकते हो। कैसे, मैं अभी बताता हूँ, देखें ये देखिएगा जरा, हम जब पुट करेंगे देखो बच्चों इस तरह से इंटेग्रल आएगा s, साथ में आ जाएगा f डॉट -n ही यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में डायरेक्शन है इसकी, और साथ में ds इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल आएगा। और बच्चों ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस होता है तो तब हम क्या करते हैं बच्चों, जब y एक्सिस होता है तो हम उसमें दूसरे दो इंटेग्रल पुट करते हैं, मतलब जो दूसरी दो एक्सिस रह जाते हैं, एक एक्स है तो दूसरा जी है, लिहाजा वो दो आएंगे एक्स और जी, ठीक है। और आगे आ जाएगा अपना वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस बच्चों कितना है हमारे पास, यहाँ पे वाई एक्सिस हमारे पास है, अभी अभी हमने निकाला, मतलब ये f डॉट माइनस एन हमने पुट करना है जो कि 3z आया, ये देखें 3z आ गया। और साथ में बच्चों साथ में ds पुट करना है, यानी कि वो दो डेरिवेटिव्स जो यहाँ पे इंटीग्रल जिनके अकॉर्डिंग लिया गया, dx और dz। देखो बच्चों मिलती जुलती कहानी है पहले की तरह, बस ये 3 का मतलब कि चेंज है, वहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूँ, 3 एक कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले जाऊँ तो अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, देखो पहले x की लिमिट है -2 से 4, ये तो आप जानते हो, वहाँ पे आपको मेंशन नजर आ रही है -2 से 4, वो देखें वो x की लिमिट है, तो लिहाजा -2 से 4, ठीक है। और यहाँ पे आप x का अगर वेरिएबल है तो वो साथ में, नहीं तो डेरिवेटिव, देखो x का वेरिएबल नहीं है सिर्फ डेरिवेटिव है, तो ये आ गया dx। इसी तरह से आगे z की लिमिट्स जो कि बच्चों 0 से 4 है हमारे पास, और साथ में फिर z का वेरिएबल और डेरिवेटिव, तो z का वेरिएबल z है और साथ में dz है। देखो बच्चों कहानी बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 है, तो देखो बस आपने 5 को 3 से रिप्लेस कर देना, आंसर वही आ रहा है। देखो आपने लास्ट में ये बच्चों बस आगे स्टेप कर दो, 3/2, ठीक है, यहीं पे चले जाओ, ठीक है, डायरेक्ट वहीं पे ट्रांसफर कर दो, 4 माइनस इंटू -2, ठीक है। ये आप करके देख लीजिएगा, इनके डेरिवेटिव आपने इंटेग्रल वगैरह कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आपको यही मिलेगा जो मैं अभी निकाल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि उनकी लिमिट सेम है, बस 3 का फर्क है, यानी कि वहां पे 5z है, यहाँ पे 3z है। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर जो कि बच्चों 16 होता है, 4 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, बताता हूँ आपको ये कितना आंसर देता है। तो हाँ, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 144। ओके हो गया। अब हम z को सॉल्व करेंगे, बस z रह गया, उसके z के अंदर बच्चों बस आपको एक लिमिट ही सॉल्व करनी पड़ेगी जो कि z2 है, ठीक है। z1 आपने डायरेक्ट लिख देना है, z1 इज इक्वल टू 0, सो इट्स रिजल्ट आल्सो 0, क्योंकि जब z ही 0 है बच्चों, तो देखो z अगर 0 होगा ना, ये चीज याद रखना, z जब आपका 0 होगा तो उससे क्या होगा, देखो हमने ये z वाली जो मतलब कि ऐसे ही करना ना, देखो हम जब इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे f डॉट n के साथ बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, तो f डॉट n ही होगा, f 4xy yz और z स्क्वायर, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा 0 0 1 के साथ, ठीक है, 0 0 1, यानी कि अब n जो है वो z एक्सिस के लॉन्ग होगा, वहां पे 1 होगा। लेकिन बच्चों क्या फर्क पड़ेगा, देखो फर्क, चलो यार ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर ही आपको करके दिखाता हूँ, इसके आगे ही देखो f डॉट n हम करेंगे, ठीक है, f का डॉट प्रोडक्ट n के साथ जो कि आएगा आपको सामने नजर ही आ रहा है, 4xy yz और फिर z स्क्वायर, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, 0 0 1 के साथ। अब ये 0 0 1 क्यों है, क्योंकि बच्चों अब हम z एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, अब z की वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर की जो z के अलॉन्ग 1 है। तो देखो बच्चों ये आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों 0 हो गए, z स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, z स्क्वायर, ठीक है, z स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ गया हमारे पास z स्क्वायर, और z स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 है z की वैल्यू, तो 0 का स्क्वायर बच्चों 0 ही होता है, तो ये तो खत्म हो गई। अब छठे नंबर पे आ जाओ, छठे नंबर पे है z2 की वैल्यू, z2 की वैल्यू आपको पता है हमें कितनी दी गई है, 4, तो अब हमने 4 पुट करना है। तो देखो बच्चों यहीं पे आपको पता ही है 4 पुट करता है, देखो यही चीज बननी है, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, यही हम ऐसे ही पुट करेंगे और यहाँ पे आके वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4xy, ठीक है, yz z स्क्वायर, इसका डॉट प्रोडक्ट बच्चों उन्हीं के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो अभी भी हमारे यूनिट वेक्टर को प्लस में ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये चीज याद रखना। और यहाँ पे आ जाएगा फिर से 1 z से मल्टीप्लाई होगा तो ये z का स्क्वायर आया होगा, z स्क्वायर, अब z की वैल्यू बच्चों 4 है, जब 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर जो कि आपके सामने 16 आ जाएगा, बस सिंपल सा एक बच्चों ये देखो ये कांस्टेंट नंबर है। अब हमने ये पुट करना है, देखो अब मैं सॉल्व करने लगा इसको, इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू सरफेस f डॉट n, ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा n, क्योंकि ये हमारा z की वैल्यू प्लस में और साथ में आ जाएगा ds, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, विच इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आ जाएगा बच्चों। देखो अब हम z एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, तो पीछे कौन से दो एक्सिस रह गए, x और y, तो लिहाजा इंटीग्रल और डेरिवेटिव किन का आएगा, x और y का आएगा, यानी कि आपने हमेशा उनके लेने हैं इंटीग्रल जिसकी बात नहीं हो रही होगी, जिसकी बात हो रही होगी उसके इंटीग्रल को छोड़ के, उसके इंटीग्रल और डेरिवेटिव को छोड़ के दूसरे दो इंटीग्रल डेरिवेटिव अप्लाई कर देने। सरफेस चार्ज में हमेशा यही होता है, ये चीज़ हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर ऑलरेडी जब हमने बात की थी सिस्टम्स पे। तो f डॉट n की बच्चों क्या वैल्यू आई है, 16, यानी कि जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह पढ़े थे उनमें मैंने ये चीजें बताई थी बच्चों। तो ये 16 पुट हो गया और आगे ds पुट होना है। ds क्या है बच्चों, हमारा dx और dy, क्योंकि अगर इंटीग्रल x और y के अकॉर्डिंग है तो ये भी dx और dy आएगा, ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है, देखो 16 एक मतलब कि हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर चला गया और अंदर आ गया इंटीग्रल, पहले x का इंटीग्रल बच्चों देखो लिमिट्स पुट करूंगा x की, जो कि -2 से स्टार्ट होता है और 4 पे दी एंड होता है, और इसके साथ सिर्फ डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसी तरह से y का भी यही सीन होगा, देखो y -5 से शुरू होता है -3 पे एंड हो जाता है और इसका भी सिर्फ डेरिवेटिव ही है, तो लिहाजा dy आ गया। और आपको पता फिर ये वही कहानी है वायरस एंटीवायरस, तो आपको पता ये क्या आ जाएगा 16 और साथ में x, ठीक है, सिंपल x आ जाएगा ये, और इसकी लिमिट्स आ जाएगी
तो लिमिट्स है बच्चों इसकी क्या, -2 से 4, और इसी तरह से हमारे पास आगे y आया होगा और y की लिमिट्स आ जाएंगी -5 से -3, ठीक है। अब हम इनकी लिमिट्स पुट करेंगे और यहाँ पे ये आपका फाइंड आउट होने लगा, फिर हम सबको जमा करके देखते हैं, अगर आंसर सेम आ गया तो फिर तो आपका डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूफ हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे आ रहा है 16 इंटू पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट जो कि बच्चों ये है, उसके बाद साथ में ये चीज़ है y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये है -5। तो देखो ये क्या बन रहा है, 16 ज़रबे 6 ज़रबे 2, ये 2 आ रहा है, -3 + 5 2 आ जाता है। तो 16 ज़रबे 6 ज़रबे 2 करके देखते हैं क्या निकलता है। तो ये बच्चों 192 आ गया आपका, ठीक है। अब आपके ये जो 6 जूसेस के आंसर आए सबको जमा करना है आपने, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है सबके जमा करने आंसर। अगर आपका रिजल्टेंट मतलब बराबर आ जाता है राइट हैंड साइड के तो फिर आपने सारा ठीक किया। तो देखो बच्चों पहले मैं x1 का आंसर लिखने लगा हूँ। ये देखो x1 जब मैंने पुट किया था मेरे पास आया था -256, जब x2 पुट किया मेरे पास आया -512, यानी ये सारी वैल्यूज की आंसर जमा हो रहे हैं, लेकिन उनके जो साइन साथ में वो तो फिर एज इट एज आएंगे ना। -256 बच्चों, फिर -5112, ठीक है, यानी ये दूसरी वैल्यू थी, x2 की वैल्यू थी। फिर y1 की वैल्यू ये देखो बच्चों 240 आई हुई है, जब मैंने y1 रखा तो 240 आई y1 पे, तो ये जमा 240 हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद y2 की वैल्यू हमने रखी तो कितना है 144, जमा 144 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों z1 हमने रखा तो 0 आया तो जमा 0, उसके बाद z2 रखा तो हमारे पास कितना आंसर है 192, जमा 192। अब इसको हल करो, देखो कितना आंसर आता है। तो बच्चों यहाँ पे जो मैं मिस्टेक अपनी ढूंढ रहा था, यानी कि मेरा रिजल्ट मैंने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवा के सबको जमा माइनस करने की कोशिश की तो मेरा रिजल्ट नहीं ठीक आ रहा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। मैंने सारी इसके ऊपर ना रिसर्च कर लिया और ऐसा हो सकता था आपके पेपर में, आप कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप ये क्वेश्चन ना करें, डायरेक्ट वही करें जो हमें क्लास में करवाया गया। तो देखो बच्चों अगर मैं ये क्वेश्चन ना करता और पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता आपने मार खा जानी थी, ठीक है। तो अब आप मार से बच जाओगे कैसे, अभी आपको बताता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे ये चीज़ बच्चों समझने को मिली है, अगर आपको किसी एक्सिस की रेंज दी गई है ना, दोनों पॉइंट्स माइनस में दिए गए हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे y था, y रेंजेस फ्रॉम -5 टू -3, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमने देखने को मिली। तो ये चीज़ अभी मुझे ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि जब ऐसे रेंज दी गई हो यानी कि दोनों पॉइंट्स माइनस में हो, ठीक है, तो आपकी जो हायर लिमिट होगी ना यानी कि y2 वाली वैल्यू होगी उसको आपने एज अ पॉजिटिव ही ट्रीट करना है, क्योंकि ये बच्चों -5 से बड़ी वैल्यू है, यानी कि अब ये y की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, तो आपने यहाँ पे -n नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। यहीं पर मैं मार खा रहा था, मेरा सारा क्वेश्चन गलत हो रहा था, मुझे समझ नहीं था आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखें क्या यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ये पॉजिटिव n हो जाएगा, क्योंकि बच्चों असल इसकी वजह ये है y1 हम उसी को बच्चों जो मतलब कि हमारी लोअर वैल्यू होगी ना, हर दफा जो लोअर वैल्यू होगी मतलब कि माइनस में जो वैल्यू होगी वो लोवेस्ट वैल्यू ही होगी ना, लेकिन -5 से -3 बड़ा है तो -3 यानी कि कुछ इंक्रीज आया y में, तो डेट्स वाई इसके लिए हमारा यूनिट वेक्टर देखो। अब मैं आपको समझाता हूँ असल में ये होता क्यों है, ऐसा क्यों ये प्लस में क्यों आया, मैं आपको ये भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो ये देखो n को मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव में जब रखा तो आपको पता फिर यहाँ पे +1 पुट होगा, उसकी वजह क्योंकि अब ये n पॉजिटिव में है, तो डेट्स वाई आया होगा हमारे पास क्या रिजल्टेंट है, हमारे पास रिजल्टेंट आया होगा +yz बच्चों आएगा। तो देखो जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा -3 तो -3z मेरे पास आएगा, माइनस का फर्क बस आ रहा है, देखिए -3z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा -3, यहाँ पे भी आएगा -3, और ये मैंने आपको बताया था कि -3 बस यहाँ पे चेंज है, यानी कि वहाँ पे 5 है यहाँ पे -3 है, बाकी देखें एज इट एज वही चीज़ है, तो लिहाजा हमने वही चीज़ उठा के यहाँ पे पुट कर दी थी यहाँ पे, तो लिहाजा ये बन जाएगा -3/2, ठीक है। ये चीज़ याद कर लें, तो -3/2 आएगा तो बच्चों ये बन जाएगा -144, तो बस इतना फर्क है। आप ये जो ही -144 करोगे आपका प्रूफ हो जाएगा। तो -144 बच्चों जब हम करते हैं तो हाँ, तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखें ये मेरा रिजल्ट गलत आ रहा था लेकिन अब ये ठीक हो गया। जब मैंने इसको -144 रखा फिर मेरे पास रिजल्ट एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है जो वहां पे आया था -480। तो ये देखें मेरे पास आ गया -480। मैं आपको अभी टेक्निक समझाता हूँ असल में होता क्या है। देखो बच्चों कि यहाँ पे भी -480 है, यहाँ पे भी -480 है, ये तो वेरीफाई हो गया, डाइवर्जेंस थ्योरम डन है। और ये अब मैं आपको ये माइनस वाली कहानी असल में समझाना चाहूंगा। देखें बच्चे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आ जाए इस रजिस्टर पे, ठीक है। तो मैं x की रेंज लिखता हूँ, y की लिखता हूँ, सब की वैल्यू लिखता हूँ। देखिए x1 की वैल्यू थी हमारे पास क्या -2, x2 की वैल्यू थी कितनी, x2 की वैल्यू थी हमारे पास बच्चों 4। अब आप सब जानते हो बच्चों x का जो एक्सिस होता है वो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन होती है एक,
यानी ये देखें इस तरह से एक्स एक्सिस होता है। अभी आपको सारी मेरी ना बात की समझ आ जाएगी। यानी आपने यूनिट वेक्टर कैसे मतलब लेना है बच्चों, प्लस में कहाँ लेना, माइनस में कहाँ लेना। देखो हम असल में होते हैं ओरिजिन की लाइन पे हर दफा, ये ओरिजिन की लाइन यानी कि सेंट्रल पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। तो ये है प्लस एक्स एक्सिस, ये है एक्स प्राइम एक्सिस, जिसे हम मतलब कि माइनस एक्स भी कहा जाता है, यानी कि इस साइड पे एक्स की माइनस की वैल्यूज होती हैं। देखो बच्चों जब मैं x1 की तरफ यानी कि मैंने जब जीरो से चलना स्टार्ट किया, मुझे x1 की पहली वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस की तरफ, तो मेरा यूनिट वेक्टर जा रहा है माइनस एक्सिस के अलॉन्ग। दैट्स वाई क्या हुआ, मेरा एक्सिस यानी यूनिट वेक्टर जो था माइनस एन की फॉर्म में आ गया, यानी कि मुझे माइनस एन का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कि मुझे वहां पे एफ को जब डॉट प्रोडक्ट एफ का लेना पड़ा तो माइनस एन के साथ लेना पड़ा, मतलब कि उसकी वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हुई। लेकिन जब बच्चों मैं x2 की तरफ गया तो x2 यहां पे क्या बता रहा है, यानी कि x की वैल्यू पहले -2 पे गई, यानी कि पहले हम -2 तक गई है। ऐसी है बच्चों, एक बंदा पहले -2 पे गया, फिर उसने कहा नहीं अब मैं पॉजिटिव साइड पे जाना चाहता हूं, तो उसने फिर देखो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर वो यहां से चलता 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 यहां पे आया और उसने यहां तक डिस्टेंस कवर किया 4 तक, ठीक है। लेकिन अब n की डायरेक्शन देखो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, दैट्स वाई n का हमारे पास यहां पे +1 पुट हुआ, ठीक है। अब मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाऊंगा क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चों मैंने फिर क्या किया था, जब हम -2 की तरफ गए थे तो हम माइनस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे थे, दैट्स वाई हमारा यूनिट वेक्टर भी माइनस में था, उसकी मैग्नीट्यूड -1 पुट हुई। ये हमने यहां पे किया, ये देखें सॉरी मैं आगे चला गया, ये यहां पे ये देखें हमने -1 पुट किया था, तो ये -1 से ज़रब हुआ था 4xy, ठीक है। और फिर वैल्यू वगैरह पुट करके वो सारा सीन, ठीक है। उसके बाद देखो जब हम दूसरी तरफ गए यानी कि x2 की दूसरी वैल्यू हमने पुट की तो वो थी पॉजिटिव में, तो हम पॉजिटिव में जब हमने 4 यानी कि हमने 4 पे वापस, अब हमने 4 x2 की 4 वैल्यू पे जाना है, यानी कि हमने x एक्सिस पे 4 पे जाना है। तो देखो बच्चों जब मैं x एक्सिस पे 4 पे जाना चाहता हूं तो मुझे यहां से अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है और मैं पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग जाना शुरू कर देता हूं, दैट्स वाई मेरा यूनिट वेक्टर प्लस में आ जाता है, यानी कि अब यहां पे यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है 1 और यहां पे थी -1। समझ में आ गई, ये असल यहां पे बच्चों कंडीशन है। तो देखो जब मैंने x2 4 पुट किया तो मैंने यूनिट वेक्टर को एज अ पॉजिटिव ट्रीट किया है और यहां पे x एक्सिस की ये देखें मैग्नीट्यूड, ये क्या नाम है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड +1 पुट हुई है, तो उससे मुझे प्लस में ये मिला था, ठीक है। अब y एक्सिस पे आते हैं। असल यहां पे जो मेन चीज थी, मेन मुद्दा था वो था बच्चों y, जो जिसने हमें काफी तंग करके रखा हुआ था। देखें y की दो हमारे पास वैल्यूज थी बच्चों, एक थी y1 इज इक्वल टू -5 और y2 थी हमारे पास क्या -3। यहां पे हम फंसे थे बच्चों, देखो ये y एक्सिस होता है वर्टिकल लाइन, ये देखें ये y एक्सिस आ गया हमारा, ठीक है। ये हो गया y और ये हो गया y प्राइम, मतलब कि प्राइम मींस नेगेटिव वैल्यूज। तो देखो बच्चों ये ओरिजिन का पॉइंट था, हमने जब पहला y1 यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया -5, यानी कि हमारा जो बच्चों देखो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि हमने 0 से -5 तक जाना था। तो लेट्स से यहां पे मेरा -5 बना, तो अभी जरा चेक करो मेरे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव y की तरफ, यानी कि y प्राइम की तरफ। तो लिहाजा इसी वजह से मैंने यहां पे -n का इस्तेमाल किया, -n यानी कि यूनिट वेक्टर -1 पुट हुआ। ये देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देखो y ये थी तीसरा था जिसमें देखें मैंने -n के तौर पे इसको पुट किया, -1 उसकी देखें ये यहां पे इसकी -1 मैग्नीट्यूड पुट हुई यूनिट वेक्टर की, ठीक है। तो यहां पे इस वजह से ये -1 पुट हुई। लेकिन दूसरे में मैंने क्यों पॉजिटिव बाद में किया बच्चों, मैं आपको बताता हूं। ये देखो अब मुझे जाना था बच्चों -5 से -3 पे, क्योंकि उसकी दूसरी वैल्यू थी -3। तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लिया, मतलब कि मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की। मैं जहां पे पहले नेगेटिव साइड पे जा रहा था अब मैं पॉजिटिव साइड पे जाना स्टार्ट हो गया, यानी कि मैंने -5 से मुंह फेरा और वापस जाना स्टार्ट किया। लेट्स से यहां पे -3 बच्चों बनता है, ये है अभी मैं देखें माइनस एक्सिस के अंदर ही हूं, यानी कि मैं y प्राइम की वैल्यू के अंदर ही हूं, लेकिन मेरे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देखो तो बच्चों किस तरफ हो गया, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। तो दैट्स वाई अब यूनिट वेक्टर प्लस में पुट होगा। यही मेन कंसेप्ट था जहां पे आप सब मार खा गए थे, यानी मैं भी मार खा गया था, सिर्फ आप नहीं खा के गए मैं भी खा गया। समझाने वाला खा गया तो फिर समझने वालों ने किधर जाना है। तो अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा और यहाँ पे हम अपनी वीडियो जो है बच्चों डी एंड करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आएगा डाइवर्जेंस का, ठीक है। लेट्स से बच्चों यहाँ पे y था ना हमारे पास, सॉरी अगर z होता, लेट्स से हमारे पास z1 की वैल्यू होती बच्चों -9 और z2 की वैल्यू होती क्या लें -1, तो फिर आप क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिर आपका यूनिट वेक्टर मतलब किस फॉर्म में आता है, देखो बच्चों z एक्सिस की जो लाइन होती है वो इस तरह से मतलब कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में ऐसे मतलब टेढ़ी बनती है, आपको पता ही है ना, वो उसके भी 90 डिग्री के फेस शिफ्ट पे होती है, लेकिन मैंने ऐसे लाइन खींच लिया है कर्ल फॉर्म में, ठीक है। तो ये z प्राइम का हो गया और ये z हो गया, ये सेंट्रल पॉइंट है ओरिजिन। तो देखो बच्चों पहले मैंने z1 यानी कि -9 का डिस्टेंस कवर करना है, तो मेरे मतलब के जो अपना मेरे पास क्या है उसका नाम यूनिट वेक्टर बच्चों, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। तो नेगेटिव z एक्सिस की तरफ हुई तो उस वक्त मैं -n इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। यानी कि जब मैं -9 के लिए इक्वेशन बना रहा हूं, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, f डॉट
यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या पुट होगा, -9 जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी कि जब मैं z1 के लिए काम कर रहा हूँ तो -n पुट करूंगा, यानी कि ये लगेगा इस तरह से बच्चों। देखो f का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 0, 0 और आगे यूनिट वेक्टर की वैल्यू, क्योंकि ये होती है यूनिट वेक्टर की वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है। अब बच्चों देखो पहले x की मैग्नीट्यूड, फिर y की, फिर z की। देखो मैं x के अलोंग कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, y के अलोंग भी नहीं कर रहा, दैट्स वाई वो दोनों 0 हैं। z के अलोंग मैंने कवर किया है, लेकिन किस में, नेगेटिव साइड में। और आपको पता है नेगेटिव में अपने यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन माइनस में क्या हो, दैट्स वाई ये -1 होगी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बनेगा। लेकिन देखो बच्चों z2 भी तो माइनस में है। अब यही गलती मैं कर बैठा था कि मैंने माइनस में था, माइनस में समझ के, यानी जो रट्टा लगाते हैं वो यही काम करते हैं बच्चों, -n ही पुट कर देते हैं, यानी कि यहां पे भी -1 ही ले लेंगे, तो उनका गलत हो जाएगा। हमने जबकि लेना है पॉजिटिव n, उसकी वजह देखो, अब इस पॉइंट से मुझे वापस जाना है -1 पे, -1 यहां कहीं पे है, ठीक है। तो देखो मैं यहीं से अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगा, तो बच्चों देखो मेरे यूनिट वेक्टर की अब जो डायरेक्शन है पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग हो गई है, मतलब कि वो पॉजिटिव z एक्सिस की सेम डायरेक्शन रखता है, दैट्स वाई हम +n पुट करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये बात है, ये आपने नहीं देखना, साइन से नहीं अंदाजा लगाना कि कौन सा साइन लगेगा, ठीक है, आपने उसकी वैल्यूज से लगाना है। और कभी कभार ऐसा भी होता है आपका 0 से स्टार्ट हो रहा होता है z और आपका जा रहा होता है +9 तक, तो 0 वाले को बच्चों आप कुछ भी ना को, क्योंकि 0 का आंसर 0 ही आना होता है। 0 पे आपको ओरिजिन पे हमेशा आपको आंसर 0 ही मिलेगा आपका, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज याद रखना। और जो आपको 9 पे आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की, यहाँ पे भी पॉजिटिव n एक्सेस ही आएगा, यानी कि ये इस तरह से फार्मूला आ जाएगा 0, 0, 1। ओके हो गया बच्चों। तो यहाँ पे खुदा हाफिज कहता हूँ।